ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दो सेशन में हमने अरेज की बात की थी कि अरेज क्या होते हैं और अरेज का मकसद क्या होता है। ठीक है, कि बेसिकली बात अरेज में ये हो रही थी कि कुछ आपका इन सम केसेस आपको एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको डेटा चाहिए होता है जो कि सिर्फ एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने स्टोर करने के इस एग्ज़ाम के मार्क्स कितने टोटल मार्क्स, तो वो एक वेरिएबल उसके लिए सफिशेंट है जिसके अंदर एक वैल्यू पड़ी होगी। पर अगर मैंने स्टोर करना है कि पूरी क्लास के कितने मार्क्स थे, ठीक है, तो इन दैट केस आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए होती है। यानी एक वेरिएबल होगा मार्क्स का, उसकी टाइप अरे होगी और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में उन सारों के मार्क्स पड़े होंगे। ठीक है, तो ये वन डायमेंशनल अरे था कि एक क्लास है, उसका एक क्विज है और उस एक क्विज में फॉर एग्जांपल 50 अगर स्टूडेंट थे तो 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स पड़े होंगे। ठीक है, आज हमने बात करनी है टू डायमेंशनल अरेज की। ठीक है, टू डायमेंशनल अरेज का क्या मतलब है, मल्टी डायमेंशनल अरेज सॉरी, कि आपकी मल्टीपल डायमेंशन हो सकती हैं अरे की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने क्लास के मार्क्स की बात करूं तो एक क्लास है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ एक क्विज के मार्क्स हैं, तो वो वन डायमेंशनल अरे है जैसे हमने बात की है। अगर मल्टीपल क्विजेज हो रहे हैं, यानी पूरी क्लास के क्विज वन में कितने मार्क्स हैं, पूरी क्लास के क्विज टू में कितने मार्क्स हैं, पूरी क्लास के क्विज थ्री में कितने मार्क्स हैं, तो उसकी हमारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो मैं तीन डिफरेंट अरे बना दूं, क्विज वन, क्विज टू, क्विज थ्री का, और उस हर अरे में पूरे के पूरे 50 स्टूडेंट के मार्क्स पड़े होंगे। या फिर मैं एक टू डायमेंशनल अरे बना सकता हूं कि एक अरे है, उसमें 50 स्टूडेंट के क्विज वन के मार्क्स हैं, 50 स्टूडेंट के क्विज टू के मार्क्स हैं और 50 स्टूडेंट के क्विज थ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, और इस तरीके से मल्टीपल डायमेंशन हो सकती हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि सारे स्टूडेंट के क्विज वन, क्विज टू, क्विज थ्री के मार्क्स कितने मेरे कोर्स में, फिर क्विज वन, क्विज टू, क्विज थ्री किसी दूसरे कोर्स में, तो वो फिर एक नई डायमेंशन ऐड होगी विच इज कोर्स। तो इस तरीके से आप मल्टीपल डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप अरे की बात करते हैं तो वैसे अरे में अप टिल 32 डायमेंशन हो सकती हैं, पर जो ज़्यादा कॉमन है वो 2 से 3 डायमेंशन ही होती हैं। ठीक है, 32 का मतलब है कि आपका जो स्टैंडर्ड है सी प्लस प्लस का, वो डिफाइन करता है कि मैक्सिमम कि आपकी एटलीस्ट 32 डायमेंशन होनी चाहिए। आपका ऐसा कंपाइलर होना, अगर आपका कंपाइलर सी प्लस प्लस का कंपाइलर है तो इट शुड बी एबल टू हैंडल 32 डायमेंशंस। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है आपके स्टैंडर्ड की। और यूजुअली आप जब प्रोग्राम करते हैं तो दो या तीन डायमेंशन कॉमन है, उससे ज़्यादा यूजुअली लोग नहीं जाते। और उसकी वजह है कि वो एक तो कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो फिर जगह भी बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक है, और उसके अपने इश्यूज होते हैं। पर और मेन इशू यही है कि आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। यूजुअली आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से होती है कि वो 2 या 3 डायमेंशन में कंप्लीट हो जाता है काम, आपको उससे ज़्यादा जाना ही नहीं पड़ता। ठीक है, ऑल राइट। तो ये लेट्स सपोज एक एग्जांपल है टू डायमेंशनल अरे का। ठीक है, आपकी 3 रोज हैं और हर रो के अंदर 4 कॉलम्स हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हम कह सकते हैं कि क्विज वन के मार्क्स जो हैं वो इस रो के अंदर है, और ये किसके क्विज वन है, स्टूडेंट वन का, स्टूडेंट टू का, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट फोर। ये क्विज टू के मार्क्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के, और ये क्विज थ्री के मार्क्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के। ठीक है, ये अभी मैं कोड पे नहीं गया, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि अरेज होते क्या हैं। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि एक कलेक्शन है। ठीक है, रो जो है क्विजेस को रिप्रेजेंट कर रही है और कॉलम जो है वो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, पर बाय द वे ये मैंने जिस तरीके से प्रोग्राम लिखा होगा वो डिसाइड करेगा कि रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है और कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम ये भी कह सकते थे कि रो जो है वो स्टूडेंट वन के सारे क्विजेस के मार्क्स हैं,
रो 2 जो है स्टूडेंट 2 के मार्क्स हैं और रो 3 स्टूडेंट 3 के मार्क्स हैं, इन विच केस कॉलम जो होते हैं वो फिर क्विजेस बन जाते हैं, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4। ठीक है, तो यानी ये जो पूरा रो है ये स्टूडेंट 1 के क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4 के मार्क्स हैं। तो बेसिकली वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कॉलम पे क्या रखना चाह रहे हैं और आप क्विज और रो के अंदर क्या रखना चाह रहे हैं। दोनों चीज़ें की इजाज़त होती है, वो आपकी लॉजिक पे है। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है कि किस तरीके से अरे को क्रिएट किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सिंटैक्स अरे डिक्लेयर करने का वही है, सबसे पहले आप उसकी टाइप स्पेसिफाई करते हैं, इस केस में इंट है। उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हैं वेरिएबल नेम, जो कि यहाँ पे एक्स था। अगर ये मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर बेहतर वेरिएबल नेम होता मार्क्स। अगर ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बेहतर नाम वो होता जो कि उस चीज का ज्यादा मीनिंगफुल हो। ठीक है, एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी, टेम्प 1, टेम्प 2, इस तरह के नाम जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहे हैं। यानी एक्स नाम जो है, अब ये वेरिएबल आपके ख्याल में क्या स्टोर कर रहा है, एक्स से हमें कुछ भी नहीं पता लगता। इसकी जगह पे हमने अगर वेरिएबल का नाम रखा होता मार्क्स, तो आपको फौरन पता लग जाता कि स्टूडेंट के मार्क्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एनीवे, तो डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप टाइप करें, फिर वेरिएबल नेम, उसके बाद जो है जितनी डायमेंशंस हैं उतने आपको स्क्वायर ब्रैकेट डालने पड़ते हैं। यानी ये क्या बता रहा है कि इस अरे में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, और ये देख के आपको पता लग जाता है कि ये सिर्फ इस अरे में सिर्फ 2 डायमेंशन हैं, एक रो की डायमेंशन है, एक कॉलम की डायमेंशन है। 3 रोज है, 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, और अगली बात यह है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे इस अरे में। ठीक है, यानी हम अगर ये करते हैं इंट एक्स 12 करते हैं तो आपको फौरन पता लग जाता है कि इस अरे के अंदर 12 सेल हैं, रैम के अंदर 12 सेल, 12 लोकेशन एलोकेट हो गई है। ठीक है, 2 डायमेंशनल अरे के केस में क्या होता है, यार अपने आप को म्यूट कर लिया करें, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। 2 डायमेंशनल अरे के केस में क्या होता है कि आपका अगर 3 रोज हैं और 4 सेल हैं तो दैट बेसिकली मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल नंबर ऑफ लोकेशन होंगे। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे 12 लोकेशन हैं जो कि एलोकेट हुई है। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल डिक्लेरेशन होगी। अगर यहाँ पे मैं सेमी कोलन डाल देता और उसके आगे कुछ ना होता तो ये आपका एक अरे डिक्लेयर हो गया था और इस अरे को आप अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं तो इनिशियलाइज करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रेसेस के अंदर, जैसे हम पहले करते थे यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। यानी 1 डायमेंशनल अरे के केस में क्या होता था, इंट एक्स, लेट्स सपोज 5 का अरे है तो हम ब्रैकेट के अंदर 5 वैल्यूज डाल देते थे। ठीक है, ये आपका एक अरे इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, ऑल राइट, और यहाँ पे पर जब आप 2 डायमेंशन में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें मल्टीपल डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तरीका तो यही है कि आपके जितने भी सेल हैं उतनी वैल्यूज आप डाल दें, होगा क्या, रो बाय रो पॉपुलेट होगा अरे। यानी 0 जो है पहले सेल में आएगा, 1 जो है उसी रो के अगले सेल में, 2 उसी रो के अगले सेल में, 3 उसी रो के अगले सेल में। अब एक रो खत्म हो गई है, विच मीन के 4 जो है फिर अगली रो पे आ जाएगा, 5 अगली रो के अगले सेल पे, 6 उससे आगे, 7 उससे आगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने बस सारी की सारी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है और आपका जो अरे है, सॉरी, जो आपका जो प्रोग्राम है, जो कंपाइलर है, वो ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज को पॉपुलेट कर देगा। और कैसे करेगा, वो रो बाय रो करेगा कि रो का जितना भी साइज है वो उतने एलिमेंट्स को उठा के पहले रो में कॉपी कर देगा।
फिर अगले एलिमेंट्स को उठा के अगले रो में कॉपी कर देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है अरे इनिशियलाइज करने का, कि आप रो को भी स्पेसिफाई करें कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। यानी इस केस में क्या हो रहा है, आपने कर्ली ब्रेसेस डाल के स्पेसिफाई कर दिया है कि 0 1 2 3 जो है ये पहली रो में जाएगा, 4 5 6 7 जो है ये अगली रो में जाएगा, 8 9 10 11 जो है ये तीसरी रो में जाएगा। ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस ठीक है, आप ये दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया हार्ड कोडेड तरीका आपका अरे इनिशियलाइज करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपने वैल्यू रीड करनी है, ठीक है, यूजर से फॉर एग्जांपल रीड करनी है, तो फिर क्या होगा। ठीक है क्लास, यू हैव 5 मिनट्स, पूरा यू हैव 3 मिनट्स, ठीक है, पूरा कोड ना लिखे, सिर्फ लूप लिखे। ऐसा लूप लिखना है आपने कि आप यूजर से इन सारी वैल्यूज को रीड कर सकें। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपने यूजर से लेनी है सी इन करके। ठीक है, तो आपने सिर्फ लूप लिखना है, बाकी का कोड बेशक रहने दें। ऐसा लूप लिखें कि वो यूजर से वैल्यूज ले सके। चलें, यू हैव 3 मिनट्स। आपने डिसाइड करना है कि कितने लूप चाहिए होंगे, कितने लूप वेरिएबल चाहिए होंगे, और बाकी जो है वो कुछ सिंपल हो जाएगा। और जिसका हो गया वो अपने हैंड रेज कर लें। सिंपल है, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, एक 1 डायमेंशन अरे में आप कैसे यूजर से वैल्यूज लेते थे, वही काम अब आपने 2 डायमेंशन में करना है। सिंपल। हाँ जी, कितनों का हो गया। ऑल राइट। ठीक है क्लास, इसका सिंपल तरीका है, आप नेस्टेड लूप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आप एक लूप लिखेंगे फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन 3, रो प्लस प्लस।
और बाय द वे रो लिखना लाजमी नहीं, आप कोई भी वेरिएबल नेम लिखते हैं, आई कर दें, जे कर दें, दोनों ठीक है। ठीक है, उसके अंदर एक और लूप होगा, नेस्टेड लूप, जो कि फॉर एंड कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन 4, कॉलम प्लस प्लस। और वहां पे आप जो है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में पहली जो वैल्यू है वो रो की है और दूसरी जो वैल्यू है वो कॉलम वेरिएबल है। ये स्पेसिफाई करके आप इसे कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, या तो हार्ड कोड कर दें, हार्ड कोड नहीं करना, सी इन कराना है तो आप सी इन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, ये कोड कर क्या रहा है, पहले जो है सबसे पहले इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं। सबसे पहले रो की वैल्यू 0 है। ठीक है, आप लूप की बॉडी में आएंगे और फिर नया लूप शुरू हो जाएगा, नेस्टेड लूप। उसमें क्या हो रहा है, उसमें कॉलम की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी। तो बेसिकली आप x 0 0 में कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो कि ये वाला सेल है। फिर इनर लूप जो है उसकी अगली आइट्रेशन होगी, रो 0 ही रहेगा, कॉलम की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आप क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं फिर x 0 1, यानी रो नंबर 0 का दूसरा कॉलम। ठीक है, अगली आइट्रेशन में क्या होगा, रो 0 ही होगा और कॉलम की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। तो बेसिकली x स्क्वायर ब्रैकेट 0 स्क्वायर ब्रैकेट 2, यानी शुरू का जो रो है उसका तीसरा जो सेल है बेसिकली। और फिर फाइनली क्या होगा, रो की वैल्यू 0 होगी, कॉलम की वैल्यू 3 हो जाएगी, और पहली रो का जो आखिरी सेल है, क्योंकि 0 1 2 3 कॉलम थी, बाय द वे याद रखें कि अरे चाहे सिंगल डायमेंशनल हो, चाहे 2 डायमेंशनल हो, चाहे मल्टी डायमेंशनल हो, उसके अंदर काउंटिंग जो इंडेक्स की है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो x 0 स्क्वायर ब्रैकेट 3, तो ये बेसिकली आखिरी जो सेल है उसके अंदर वैल्यू राइट कर देगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो इनर लूप है वो 0 से लेके 3 तक चलना था, तो इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा और फिर जो आउटर लूप है उसकी अगली आइट्रेशन शुरू होगी। अगली आइट्रेशन का क्या मतलब है कि अब रो की वैल्यू 1 होगी और वो फिर से लूप की बॉडी के अंदर आएगा, क्योंकि कंडीशन अभी तक फॉल्स ट्रू है। फिर रो 1 होगा, कॉलम 0 हो जाएगा। ठीक है, विच मीन के x स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 0, ये कौन सा एलिमेंट है, अगली रो का पहला एलिमेंट। अगली इटरेशन में क्या होगा, रो 1 नहीं रहेगी, कॉलम 1 हो जाएगा, विच मीन्स के अगली रो का बेसिकली अगला जो सेल है। और इस तरीके से ये लूप भी जो है, इनर लूप 4 दफा चलेगा 0 से लेके 3 तक, और उसमें जो सेकंड होती है वो पूरी की पूरी पॉपुलेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर आउटर लूप जो था उसकी अगली आइट्रेशन होगी जिसमें रो की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये बाय द वे इस लूप की फिर आखिरी आइट्रेशन है। तो रो इज इक्वल टू 2 में कॉलम पहले 0 होगा, फिर कॉलम 1 होगा, फिर कॉलम 2 होगा और फाइनली कॉलम 3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये दोनों लूप जो है ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जितनी भी आपने पॉपुलेट करना था रे को, वो पूरे का पूरा पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्लास में फिर रिपीट कर दूं कि जब भी कोई लूप वाला प्रोग्राम देखते हैं तो अक्लमंदी होती है कि एक दफ़ा कागज़ पेंसिल पे घर पे इसका एक ड्राई रन कर लिया करें, ताकि आपको एग्जैक्ट नज़र आ जाए कि हर लूप कर क्या रहा है। ठीक है, शुरू में आपको करना पड़ेगा, एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाती फिर आपको ड्राई रन हर दफ़ा नहीं करने पड़ेंगे। एनी क्वेश्चंस क्लास? हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट, ठीक है, अगला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप 1 डायमेंशनल अरे बनाते हैं तो वो रैम में कैसे पड़ा होता है, पहला सेल होगा, फिर दूसरा सेल होगा, फिर तीसरा सेल होगा, और इस तरीके से आपके मल्टीपल सेल जो है वो कंटिग्यूअसली पड़े होते हैं। एक बड़ा ब्लॉक जो है रैम में एलोकेट हो जाता है जब आप अरे को स्टोर कराते हैं, 1 डायमेंशनल अरे को।
तो अब सवाल ये आता है कि जो 2 डायमेंशनल अरे है वो कैसे रैम में पड़ा होता है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल केस में क्या होता है, आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि रो मेजर ऑर्डर लेआउट फॉलो करती हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि कॉलम मेजर ऑर्डर लेआउट फॉलो करती हैं, जैसे फोर्ट्रैन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रो मेजर ऑर्डर क्या होता है कि आपका जो पहला रो है, ठीक है, वो रैम के पहले शुरू की फॉर एग्जांपल 4 लोकेशन में पड़ा होगा। अगला रो जो है रैम की अगली 4 लोकेशन में पड़ा होगा। उससे अगला रो जो है वो रैम की अगली 4 लोकेशन में पड़ा होगा, और जो आखिरी रो था वो रैम के आखिरी लोकेशन में पड़ा होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आए? तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि रो बाय रो आपकी रैम में वैल्यूज कॉपी हो रही है। पहली रो पहले एग्जिस्ट करेगी, अगली रो उससे आगे, तीसरी रो उसके आगे, और आखिरी रो जो है सबसे एंड पे। कॉलम ऑर्डर मेजर लेआउट में क्या होता है कि आप कॉलम बाय कॉलम जाते हैं, यानी सबसे पहले पहला जो कॉलम है 04812 वो रैम में पड़ा हुआ है। उसके बाद अगला कॉलम यानी 15913 वो रैम में प्लेस्ड होगा, फिर 261014 वो रैम में प्लेस्ड होगा, और फाइनली जो आखिरी कॉलम है वो पूरा रैम के अंदर कॉपी हुआ होगा, यानी 371115। तो बेसिकली कॉलम मेजर ऑर्डर लेआउट में क्या होता है कि आपका कॉलम बाय कॉलम जगह एलोकेट होती है। पहला कॉलम पहले एलोकेट होगा, फिर अगला कॉलम एलोकेट होगा, फिर उससे अगला एलोकेट होगा, फिर उससे अगला एलोकेट होगा। ठीक है, तो जो मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो रो ऑर्डर फॉलो करती हैं। अब बात यह है कि मैं ये आपको करा क्यों रहा हूं, इसका मकसद क्या है? यानी रैम के अंदर अरे रो बाय रो पड़ा हुआ है कि कॉलम बाय कॉलम पड़ा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे मर्जी पढ़ाओ, हमें एज ए प्रोग्रामर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? ठीक है, तो वो हम अगली स्लाइड पे करेंगे। बेसिकली यस, फर्क पड़ता है। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो रो मेजर ऑर्डर लेआउट फॉलो कर रही है कि कॉलम मेजर ऑर्डर लेआउट फॉलो कर रही है, उससे आपका प्रोग्राम जो है वो आपका कोड चेंज हो सकता है, यानी कोड ज्यादा एफिशिएंट होगा। एक कोड जो कि रो मेजर ऑर्डर लेआउट में ज्यादा एफिशिएंट है, कॉलम वाले में शायद एफिशिएंट ना हो, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम अभी जाते हैं। पहले मुझे बताएं कि ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि नहीं? रो मेजर और कॉलम मेजर अप्रोचेज में डिफरेंस पता लग गया आपको? कोई सवाल है तो पूछें, वरना फिर लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट देन, मूविंग ऑन। ठीक है, अब सवाल ये है कि लेट्स सपोज ये आपका अरे था, और क्योंकि हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वी कैन, तो बेसिकली हमारा जो अप्रोच है वो रो मेजर ऑर्डर लेआउट पड़ा हुआ है। यानी इसका क्या मतलब है कि रैम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपकी वैल्यूज रैम में पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये अरे क्या है? पहले जो है x00 पड़ा हुआ है, अगले सेल में x01 पड़ा हुआ है, उससे अगले सेल में x02 पड़ा हुआ है, फिर x03, उप्स, और यार ये गलत हो गया। ये मैं शो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे पॉइंट अपना मेक करना है। ठीक है, ऑल राइट।
ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज पड़ी हुई है अरे में। पहले रो पड़ा हुआ है, पहला रो, उसके बाद अगला रो, उससे बाद अगला रो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब सवाल आपसे ये है कि ये वाला कोड बेहतर है कि ये वाला कोड, इन दोनों में फर्क क्या है? कोई बताएगा पहला कोड क्या कर रहा है और दूसरा कोड क्या कर रहा है? क्लास इसका एक ड्राई रन करें, ठीक है, कागज निकाल लें और ड्राई रन करें कि पहला कोड जो है वो किस वैल्यू को पहले सी आउट कराएगा, फिर किस वैल्यू को सी आउट कराएगा, उसके बाद किस वैल्यू को सी आउट कराएगा। फिर दूसरे वाले कोड पे आए और बताएं कि वो सी आउट किस ऑर्डर में करेगा। ठीक है, चले। You have 2 minutes. स्क्रीन के ऊपर दोनों केसेस में क्या लिखा आएगा? हाँ जी, पहला वाला कोड जो है उसमें आपका लूप किस तरीके से चलेगा? पहले रो की वैल्यू 0 होगी और कॉलम की वैल्यू 0 होगी। अगले आइट्रेशन में रो की वैल्यू 0 होगी, कॉलम की वैल्यू 1 होगी, फिर रो की वैल्यू 0। तो बेसिकली एक रो में जितने एलिमेंट्स हैं पहले वो प्रिंट होंगे। ठीक है, उसके बाद अगली रो की बारी आएगी। दूसरे एग्जांपल में अगर आप जाएं तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले कॉलम लिखा जा रहा है, यानी पहले कॉलम की वैल्यू 0 है और रो की वैल्यू जो है फिर इनर लूप है, रो 0 कॉलम 0। अगली आइट्रेशन में रो 1 कॉलम 0, उससे अगली आइट्रेशन में रो 2 और कॉलम 0। तो बेसिकली कॉलम बाय कॉलम जा रहे हैं। पहला कोड जो है वो रो वाइज जा रहा है, दूसरा कोड जो है वो कॉलम वाइज जा रहा है। ठीक है, अब इससे फर्क आउटपुट भी इसकी एक दफा देख लें। तो पहले की आउटपुट क्या होगी? 0, फिर 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा कोड क्या कर रहे हैं? कॉलम वाइज। पहले कॉलम है 0, फिर 4, फिर 8, फिर अगला कॉलम 1 5 9, फिर अगला कॉलम 2 6 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, एक बात तो ये है कि दोनों कोड जो है उनकी आउटपुट फर्क है, पर लेट सपोज हमें आउटपुट से फर्क नहीं पड़ता, दोनों आउटपुट एक्सेप्टेबल थे। इन दैट केस इनमें से कौन सा कोड बेहतर है? तो वो फिर बात आ जाती है एफिशिएंसी की। अब यहां पे अब एक बात आप लोग समझ जाए, जो मैंने अपनी दूसरी आईसीटी की क्लास को तो कराया था, आप लोगों ने आई एम नॉट श्योर अपने कोर्स में कवर किया है कि नहीं। होता क्या है बेसिकली, आपका अरे कैसे रीड किया जाता है? ये आपका प्रोसेसर है सीपीयू,
इसके अंदर कुछ जगह होती है जहां पे आप वैल्यूज कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये रैम है और ये आपकी हार्ड डिस्क है। आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कैसे करता है, हार्ड डिस्क से सारी के सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं और सारा डेटा जो है वो रैम के अंदर कॉपी होता है, और फिर रैम से 1 बाय 1 सीपीयू के अंदर आपकी इंस्ट्रक्शन आती हैं, ठीक है। पर इसके बीच में एक और स्टेप होता है। वो स्टेप क्या होता है कि आपके रैम में जो भी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं और जो भी डेटा पड़ा हुआ है, अगर वो आपने यूज करना है, अगर उसे एग्जीक्यूट करना है, तो पहले क्या होता है कि सीपीयू के साथ एक और चीज होती है विच इज कैश। रैम का साइज बहुत बड़ा होता है, यानी 4 GB 8 GB रैम कॉमन है। हार्ड डिस्क का साइज उससे भी ज्यादा बड़ा होता है, यानी टेराबाइट्स की हार्ड डिस्क जो है वो आजकल कॉमन है। कैश जो है उसका साइज बहुत छोटा होता है, पर बात क्या है कि सीपीयू से अगर आपने कैश को एक्सेस करना है तो एक्सेस बहुत तेज होती है, रैम को एक्सेस करना है तो थोड़ा स्लो होता है, और हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है वो तो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो जब भी, अब ये बात मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि अगर आपने किसी अरे की वैल्यूज को रीड करना है तो बेसिकली होता क्या है, आपका अरे का एक बड़ा ब्लॉक है जो कि रैम के अंदर कैश के अंदर कॉपी होगा, और फिर सीपीयू जो है वो कैश से उसे उठा उठा के एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्लास? अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो मेरे से पूछ लें, क्योंकि ये पॉइंट समझ आना लाजमी है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि हार्ड डिस्क से वैल्यूज जो है वो, या इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम में कॉपी होती हैं, रैम से वो थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस और थोड़ा थोड़ा डेटा जो है वो कैश में कॉपी होता है, और फिर सीपीयू कैश से उठा के उसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ओके, अब पहले कोड में क्या हो रहा है? पहले कोड में हो रहा है कि लेट्स सपोज रैम के पहले जो 4 ब्लॉक थे वो आपकी कैश के अंदर कॉपी हो गया, ठीक है। यानी इसके अंदर 0 1 2 3 पड़ा हुआ है। अब होगा क्या, जब सीपीयू ने सी आउट को रन करना है, सी आउट क्या करना है, x 0 0, पहले ये सी आउट होगा, ये रैम में, ये कैश में पड़ा हुआ है, यस पड़ा हुआ है। अगले आइट्रेशन में क्या सी आउट होगा, x 0 1, ये कैश में पड़ा हुआ है, यस ये भी पड़ा हुआ है। फिर एग्जीक्यूट होगा x 0 2, ये भी कैश में पड़ा हुआ है। फिर x 0 3, ये भी कैश में पड़ा हुआ है। तो ये सारे कैश से ही आपने सी आउट करा दिया सीपीयू ने। अब अगली आइट्रेशन में क्या सी आउट होगा, x 1 0, ये वाला सेल पड़ा हुआ है, ये वैल्यू पड़ी हुई है कैश में कि नहीं? नहीं पड़ी हुई, ये वैल्यू रैम में पड़ी हुई है। तो अब सीपीयू क्या करेगा, अब सीपीयू क्या करेगा कि जो अगला ब्लॉक था कैश से, रैम से, अगली जो रो समझ लें आप, उसे उठा के कैश में ले आएगा। यानी अब कैश में क्या पड़ा हुआ है, 4 5 6 7। तो पहले 4 सी आउट होगा, फिर अगली आइट्रेशन में x स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1, वो वैल्यू सी आउट होगी विच इज 5। फिर अगली आइट्रेशन में x 1 स्क्वायर ब्रैकेट 2, ये वैल्यू कौन सी थी, 6 थी, ये सी आउट होगी। उसके बाद x स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 3, ये भी कैश में पड़ा हुआ है तो ये भी सी आउट हो जाएगा। इसके अगली आइट्रेशन में क्या सी आउट होगा, x स्क्वायर ब्रैकेट 2 स्क्वायर ब्रैकेट 0, ये वैल्यू कैश में पड़ी हुई है कि नहीं? नहीं पड़ी हुई। तो अब दोबारा क्या होगा, कैश को खाली किया जाएगा, कैश को खाली किया जाएगा, और जो अगले ब्लॉक है रैम का वो कैश के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा। अब कैश के अंदर 8 9 10 11 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगली जो आइट्रेशन होंगी उसमें सी आउट 8 9 10 11 हो जाएगा। तो बेसिकली सवाल ये है कि रैम से डेटा उठा के कैश में कितनी दफा ये ऑपरेशन हुआ है? पहले ऑपरेशन में पहली 4 वैल्यूज आई थी,
अगले ऑपरेशन में अगली 4 वैल्यूज कॉपी होगी और उससे अगले में आखिरी 4 वैल्यूज कॉपी होगी। ठीक है, ये कोड है अगर हम पहला वाला कोड रन करें। अगर हम दूसरा वाला करें तो क्या होता है? ठीक है, अगर हम दूसरा कोड रन करें तो इन दैट केस क्या हो रहा है? एनी आइडियाज? ऑलराइट, दूसरे कोड में हो रहा है कि सबसे पहले x कॉलम 0 और रो 0 जो है वो सी आउट करना है। तो वो किस में पड़ा हुआ है? वो ठीक है, वो किस में पड़ा हुआ है? वो पहले ब्लॉक में पड़ा हुआ है। तो पहला ब्लॉक आप कैश में ले आएंगे, यहां पे 0 1 2 3 वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है, तो जब x00 को सी आउट करना है तो ये वाली वैल्यू सी आउट हो जाएगी। अगली आइट्रेशन में क्या होगा? x कॉलम 0 ही है पर रो 1 हो गया, यानी ये वाली वैल्यू ये कैश में पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई। तो बेसिकली अब आपका सीपीयू क्या करेगा? अगले 4 वैल्यूज का जो ब्लॉक है उसे उठा के कैश में कॉपी कर देगा। तो कैश के अंदर अब क्या आ गया? 4 5 6 7। ठीक है, तो अब सी आउट जो है ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अगली आइट्रेशन में क्या सी आउट होना है? x रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 0 है, यानी ये वाला जो सेल है। तो ये कैश में पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। तो सीपीयू क्या करेगा? इस पूरी कैश को खाली करेगा और अगला जो ब्लॉक है उसे कैश के अंदर कॉपी कर देगा। अब कैश के अंदर 8 9 10 11 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से 8 की वैल्यू सी आउट हो जाएगी और ये आइट्रेशन खत्म होगी। फिर अगली आइट्रेशन शुरू होगी। अगली आइट्रेशन में क्या हो रहा है? x रो 3 है और कॉलम 0 है, सॉरी एक मिनट, ये खत्म हो गया। ठीक है, हाँ ये रन करना। ठीक है, अब अगली आइट्रेशन में क्या होगा? x का कॉलम जो है वो 0 की बजाय अब 1 हो जाएगा और रो जो है वो फिर 0 पे आ जाएगी। पर आपको एक पॉइंट तो समझ आया है ना? पहले जब हम कोड रन कर रहे थे, ये वाला कोड जो था, तो इसमें एक ब्लॉक रैम से कैश में कॉपी होता था। वो ब्लॉक में जितनी वैल्यूज हैं वो 1 बाय 1 डिस्प्ले होती थी। फिर उस ब्लॉक को कैश से बाहर निकाल के रैम से अगला ब्लॉक लाया जाता था। पर ये वाला जो कोड है, इस कोड में क्या हो रहा है कि पहले एक ब्लॉक कॉपी हो रहा है, उसमें से एक वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। फिर रैम से अगला ब्लॉक कॉपी किया जाता है कैश में, फिर उसमें एक वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। फिर रैम से तीसरा ब्लॉक कॉपी किया जाता है कैश में, फिर एक वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। फिर दोबारा रैम से पहला वाला ब्लॉक कॉपी किया जाता है कैश में, उसमें एक वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो हर वैल्यू डिस्प्ले करने से पहले आपको रैम से कैश में एक ब्लॉक लाना पड़ रहा है। दिस इज एन इनएफिशिएंट एंड एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन, कि आपका बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ये बात समझ आई है क्लास? अब इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, एक रियल लाइफ एनालॉजी चले देते हैं। मैं आपको कहता हूं कि लाइब्रेरी से 4 बुक्स लेके आए। लाइब्रेरी में 12 बुक्स पड़ी हुई है। मैं कहता हूं लाइब्रेरी से 4 बुक्स लेके आए, उनमें से मैं एक बुक थोड़ी सी इस्तेमाल करता हूं लेक्चर के बीच में, फिर मैं आपको भेजता हूं, कहता हूं कि इन चारों को वापस लेके जाए और अगली 4 लेके आए।
उनमें से मैं एक बुक इस्तेमाल करता हूँ, फिर आपको वापस भेजता हूँ कि इन चारों को लेके जाएं और अगली 4 लाइब्रेरी से लेके आए। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर अप्रोच है। जब ये बेहतर अप्रोच है कि मैं आपको कहूँ कि 4 बुक्स लेके आए, आप पहली 4 लेके आते हैं, उन चारों को जितना इस्तेमाल करना है मैं कर लूँ, फिर मैं आपको कहूँ कि आप इन्हें वापस ले जाओ और अगली 4 बुक्स लेके आओ, फिर उसे इस्तेमाल करूँ, फिर मैं कहूँ कि अब ये चारों हो गई हैं, अब अगली 4 लेके आओ। तो इस केस में आपके सिर्फ 3 फेरे लग रहे हैं लाइब्रेरी के। दूसरा जो केस था जिसमें मैं आप 4 किताबें लेके आते हैं पर मैं सिर्फ एक ही इस्तेमाल करके आपको अगली 4 किताबें लाने का कहता हूं, तो इन दैट केस आपको 12 चक्कर लगने थे लाइब्रेरी के। तो कौन सी अप्रोच में ज्यादा वक्त जाया हो रहा है? ऑब्वियसली दूसरी वाली में, जब आपको 12 दफा जाना पड़ रहा है, तो वही बात 2 डायमेंशनल अरेज में आ जाती है। ठीक है, अब इस सारे को हम रीकैप कर देते हैं, समराइज कर लेते हैं ताकि आगे बढ़े। किसी ने सवाल करना है तो पूछ ले। एनी क्वेश्चन क्लास? और आज सारे इतने खामोश क्यों बैठे हुए हैं? आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है सर। ऑल राइट, ठीक है। फिर मैं जल्दी से रीकैप कर दूं कि आपने कोई भी प्रोग्राम रन करना हो, सीपीयू क्या करता है? आपका सीपीयू प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, पर आपका प्रोग्राम पड़ा किधर होता है? हार्ड डिस्क पे पड़ा होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। जब बिजली बंद करते हैं तो हार्ड डिस्क में डेटा पड़ा होता है, रैम वगैरह खाली हो जाती है, पर हार्ड डिस्क में प्रोग्राम रन करना बहुत ही स्लो है। तो सीपीयू क्या करते हैं? हार्ड डिस्क से डेटा को पहले कॉपी करते हैं और इंस्ट्रक्शन को कॉपी करते हैं रैम में। हार्ड डिस्क का साइज ह्यूज होता है, लेट्स सपोज 1 टेराबाइट है, रैम का साइज छोटा होता है, लेट्स सपोज 4 गीगाबाइट। पर रैम की एक्सेस भी स्लो है, हार्ड डिस्क से बेहतर है पर वैसे स्लो है। तो उसको फर्दर स्पीड अप करने के लिए क्या होता है? सीपीयू के अंदर कुछ स्टोरेज स्पेस होती है जिसे कैश कहा जाता है, और ये जो स्टोरेज है ये गीगाबाइट्स में नहीं होती, ये यूजुअली किलोबाइट्स या मेगाबाइट्स में होती है, यानी बहुत ही छोटी है। ठीक है, ऑल राइट। तो होता क्या है कि अब रैम में जब पूरे का पूरा प्रोग्राम और डेटा लोड हो गया है, अब उसमें से जो चीज आपने एग्जीक्यूट करनी है वो, और उसके आगे पीछे वाली कुछ इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है वो, उस सारे को कैश में कॉपी कर देते हैं। ठीक है, और फिर कैश में से 1 बाय 1 आप पहली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, फिर तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आइडियली हम क्या चाहते हैं? आइडियली हम ये चाहते हैं कि रैम में से जो ब्लॉक, इस तरीके से ब्लॉक कॉपी हो कैश में कि वो पूरे का पूरा ही इस्तेमाल हो जाए, और वो जब पूरे का पूरा कैश से रन हो गया फिर आप रैम से अगला ब्लॉक उठा के ले आए। आइडियली ये है। इनएफिशिएंट अप्रोच क्या होगी? इनएफिशिएंट अप्रोच ये होगी कि आप रैम से एक ब्लॉक को लेके आए, वो एग्जीक्यूट करें, उसमें से एक लाइन एग्जीक्यूट करें, अब अगली लाइन एग्जीक्यूट करनी है तो वो उस ब्लॉक में नहीं है, तो उसके लिए फिर आप अगला ब्लॉक लेके आए, वहां से लाइन एग्जीक्यूट करें, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट करनी है तो दोबारा ये वाला ब्लॉक लेके आए, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट करनी दोबारा ये वाला ब्लॉक लेके आए। तो ये तो बहुत इनएफिशिएंट है, आपका टाइम जाया हो रहा है। आइडियली क्या होना चाहिए कि एक ब्लॉक आए वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, फिर अगला ब्लॉक आए वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो हम ये करना चाहते हैं आइडियली। और इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ये जो राइट और लेफ्ट प्रोग्राम है इनमें फर्क यही है कि ये वाला प्रोग्राम जो है जब रैम से एक ब्लॉक को लेके आता है तो ये वाला प्रोग्राम 1 बाय 1 उस ब्लॉक की सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करता है। ये वाला प्रोग्राम ऑन दी अदर एंड उस ब्लॉक में से सिर्फ एक वैल्यू को डिस्प्ले करता है, फिर अगली वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए उसे अगला ब्लॉक लाना पड़ता है, फिर वो उसमें से एक वैल्यू डिस्प्ले करेगा, उसके बाद अगली वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए ये ब्लॉक लाना पड़ता है, फिर इसे डिस्प्ले करेगा, उसके बाद अगली वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए दोबारा ये ब्लॉक लेके आना पड़ रहा है। तो बेसिकली रैम से कैश में इस केस में 12 ऑपरेशन हो रहे हैं। इस वाले कोड में ऑन दी अदर हैंड रैम से कैश वाला जो ऑपरेशन था वो सिर्फ 3 दफा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए दिस अप्रोच इज मच मोर एफिशिएंट। एनी क्वेश्चन क्लास? इस पे काफी टाइम लग गया, लेट्स मूव ऑन।
एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, तो ये आपने ध्यान रखते हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो एफिशिएंट वाली अप्रोच इस्तेमाल करें, इनएफिशिएंट वाली ना करें, क्योंकि उसमें आपका छोटे प्रोग्राम में तो मसला नहीं पड़ेगा, पर जब आप कोई बहुत ही एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्राम, ठीक है, या हार्डवेयर का कोई डिवाइस ड्राइवर लिख रहे हैं, तो फिर आपको एफिशिएंसी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, अपनी आदतें अभी से अच्छी डालें, क्योंकि बाद में आदत ठीक करना जो है मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, तो अब एक एग्जांपल है कि ये आपका 2 डायमेंशन अरे है जिसमें आप स्टूडेंट के क्विजेज जो है स्टोर कर रहे हैं। आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट ने 4-4 क्विजेज दिए हैं। तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑल पीएफ क्विजेज यूजिंग अरेज? तो हमने पहले भी बात की थी, अब इस एग्जांपल को कॉन्क्रीट कर रहा हूं मैं कि आप 2 डायमेंशनल अरे बनाएंगे। पहली डायमेंशन जो है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड डायमेंशन जो कॉलम है वो स्टूडेंट के सारे क्विजेज के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट 3 स्क्वायर ब्रैकेट 4 लिखेंगे। इसका क्या मतलब है कि आपके 3 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट के 4 क्विजेज हैं जिनके मार्क्स आपने स्टोर किए हुए हैं, ठीक है। मार्क्स 1 0 किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रो 1 कॉलम 0, यानी स्टूडेंट 2 के क्विज 1 के मार्क्स विच इज 4। मार्क्स 1 1 अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि रो 1 कॉलम 2 यानी स्टूडेंट 2 के क्विज 2 के मार्क्स विच इज 5 इन दिस केस, ठीक है। अब ये जो चीज है मार्क्स 1 1, इसको आप सी इन भी कर सकते हैं, सी आउट भी कर सकते हैं, और इसमें अगर आपने कोई रद्दो बदल करनी है तो जैसे आप नॉर्मल अरे इस्तेमाल करते थे आप इसके साथ वो कर सकते हैं। यानी अगर मैं ये करता हूं M1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस प्लस, इसका क्या मतलब है कि ये जो स्टूडेंट 2 के क्विज 2 के मार्क्स है इसको मैं प्लस प्लस कर रहा हूं, यानी इसकी जगह पे 6 आ जाएगा, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूं कि M11 इज इक्वल टू M11 प्लस 10, यानी स्टूडेंट को मैंने 10 मार्क्स इस क्विज में एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो 5 अगर था तो 5 की बजाय 15 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप नॉर्मल 1 डायमेंशनल अरेज इस्तेमाल करते थे वैसे ही आप 2 डायमेंशनल अरेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आ जाए। हाँ, और अगर आपने रोज को स्विच करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी रोज जो है वो क्विजेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और कॉलम जो है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। पर इन दैट केस आपने फिर ध्यान रखना होगा कि स्टूडेंट 3 है क्विज 4 है, तो उसके मुताबिक फिर आपके रोज और कॉलम जो है वो मॉडिफाई होने चाहिए, ठीक है। assume you have an array which already contains marks of 100 students in 10 different quizzes। आपके पास 100 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट ने 10 क्विजेस दिए हैं, तो आपने प्रोग्राम लिखना है जो कि पूरी की पूरी क्लास एवरेज डिस्प्ले करते हैं हर क्विज की, ठीक है। 10 क्विजेस है तो 10 एवरेजेस डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। टाइम कम रह गया तो मैं इसको खुद ही से रैप अप कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंट मेन, फिर आप एक अरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें 100 रोज है, ईच रो रिप्रेजेंट्स अ स्टूडेंट, और 10 कॉलम है, ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स अ सिंगल क्विज। फिर आपने एक वेरिएबल टोटल बनाया है जिसकी टाइप डबल है, और लेट्स सपोज जहां पे कोड लिखा हुआ था मैंने इग्नोर कर दिया है, पर एक ऐसा कोड था जिसने इस अरे को पॉपुलेट कर दिया। अब अगली लाइन पे क्या होगा, आप एक लूप रन करेंगे फॉर आई इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 10, यानी ये लूप जो है किस चीज के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्विजेस को। 10 क्विज हैं तो ये लूप 10 दफा चलेगा। इसके अंदर एक और नेस्टेड लूप है, अच्छा इसके अंदर आपने टोटल की वैल्यू को 0 किया इनिशियलाइज, फिर आपका एक नया लूप आएगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 100, i प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप क्या कर रहा है, इस लूप के अंदर क्या हो रहा है, मार्क्स i 0
J0, यानी क्विज, पहला जो क्विज है उसके पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो टोटल के अंदर ऐड हो जाएंगे। अगले आइट्रेशन में क्या होगा कि पहला जो क्विज है उसमें दूसरा जो स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स हैं वो टोटल के अंदर ऐड हो जाएंगे। अगली आइट्रेशन में क्या होगा, पहला जो क्विज है उसका जो तीसरा स्टूडेंट है उसके मार्क्स स्टोर होंगे, टोटल के अंदर ऐड होंगे। फिर पहले क्विज के चौथे स्टूडेंट के मार्क्स, और इस तरीके से पहला जो क्विज है उसके 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 के 100 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो टोटल के अंदर ऐड हो जाएंगे। ये क्लियर है? यानी हम क्विज बाय क्विज जा रहे हैं, पहले एक क्विज लिया है, उसमें अब एक नया लूप रन करेगा और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट के मार्क्स हम 1 बाय 1 टोटल के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब 100 के 100 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर हो गए हैं, अब क्या होगा, अब आप सिंपली सी आउट कर देंगे जो क्विज का नंबर है जो कि जे है, और उसके बाद टोटल डिवाइडेड बाय 100 स्टूडेंट थे तो डिवाइड बाय 100 कर दें, तो ये आपकी एवरेज आ गई क्विज जे में। जे पहले 0 है, फिर आउटर लूप जो है जे वाला उसकी अगली आइट्रेशन होगी। अब जे की वैल्यू 1 है। अब क्या होगा, जे की वैल्यू 1 है, यानी पहला क्विज नहीं, अब दूसरे क्विज की बात कर रहे हैं, और दूसरे क्विज में पहले स्टूडेंट नंबर 0 उसके मार्क्स स्टोर होंगे, फिर स्टूडेंट नंबर 1, फिर स्टूडेंट नंबर 2, फिर स्टूडेंट नंबर 3, और इस तरह से 100 के 100 स्टूडेंट्स जो है उनके मार्क्स 1 बाय 1 टोटल के अंदर ऐड हो जाएंगे। और फिर जब इन 100 स्टूडेंट के मार्क्स ऐड हो गए तो फिर दोबारा आप लूप के बाहर निकलेंगे और सी आउट क्या करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय 100, और ये जो है ये दूसरे वाले क्विज की क्लास एवरेज है। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि टोटल इज इक्वल टू 0 जो है आपने इस लूप से पहले और इस लूप के अंदर करना है। क्यों? इस टोटल इज इक्वल टू 0 का मकसद क्या है, जब पहले क्विज के सारे 100 स्टूडेंट के मार्क्स आपने स्टोर कर दिए टोटल में, अब आपने एवरेज निकालने के बाद उसे 0 करना है। अगर ये 0 नहीं करेंगे तो जब अगले क्विज के मार्क्स आप एंटर करने शुरू हो जाएंगे तो वो तो पिछला जो क्विज था उसी के अंदर ऐड हो रहा होगा, पिछले जो क्विज का टोटल था उसी के अंदर ऐड हो रहा होगा, तो वो तो आपकी वैल्यू अपसेट हो जाएगी। तो इसलिए दूसरी क्विज का एवरेज निकालने के लिए आपको पहले टोटल को 0 करना पड़ेगा। और ये बहुत से लोग गलती करेंगे कि टोटल इज इक्वल टू 0 यहां पे करने की बजाय यहां पे कर देंगे। ठीक है, ये गलत है, आपने सही जगह पे करना है, आपने यहां पे करना है। और दूसरी गलती क्या लोग कर सकते हैं कि ये जो सी आउट करना है एवरेज वाला, ये या तो इधर कर देंगे, वो गलत है क्योंकि पूरी क्लास का अभी तक टोटल निकला ही नहीं उस क्विज का, या फिर क्या होगा वो इस सारे लूप्स के बाहर कर देंगे। इसका मसला क्या होगा कि वो एवरेज फिर आखिरी क्विज की क्लास एवरेज होगी, हर क्विज की क्लास एवरेज नहीं आप डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना होता है कि स्टेटमेंट आप कहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहे हैं, और उससे आपके पूरे की पूरी लॉजिक बदल जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। एनी क्वेश्चन क्लास? All right then, moving on. ठीक है, अब एक एग्जांपल है 3 डायमेंशनल अरेज का। तो 3 डायमेंशनल अरेज में क्या होता है कि आपकी एक नई डायमेंशन ऐड होती है, यानी 1 डायमेंशनल अरे क्या था, स्टूडेंट के मार्क्स एक क्विज में। 2 डायमेंशन क्या थी कि स्टूडेंट के मार्क्स क्विजेस के अंदर। 2 डायमेंशन आ गई, एक डायमेंशन स्टूडेंट है, एक डायमेंशन क्विज है। अब हम एक तीसरी डायमेंशन लेके आ रहे हैं विच इज कोर्स, के स्टूडेंट के मार्क्स क्विज 1 के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, स्टूडेंट के मार्क्स क्विज 2 में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, स्टूडेंट के मार्क्स क्विज 1 में आईसीटी में, स्टूडेंट के मार्क्स क्विज 2 में आईसीटी में। तो अब आपको नजर आ रहे हैं कि 3 डायमेंशन है। ठीक है, ऑल राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसको आपने डिक्लेयर करना है, तो आप वही तरीका है, अरे की टाइप बताएंगे, वेरिएबल नेम, और फिर तीनों डायमेंशंस। एक डायमेंशन 3 है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 3 स्टूडेंट्स को,
एक डायमेंशन 4 है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 4 क्विजेस को, और एक डायमेंशन का साइज 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 कोर्सेज को। तो मार्क्स 010 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहला जो टेबल बन रहा है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, उसमें स्टूडेंट 1, सॉरी रो नंबर 1 विच इज दिस रो, और उसमें कॉलम 0 विच इज दिस कॉलम। तो यानी इसकी बात हो रही है कि स्टूडेंट 2 के क्विज 1 के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के मार्क्स 110 का क्या मतलब है? स्टूडेंट टेबल 2 यानी आईसीटी में इस रो में इस कॉलम की बात हो रही है, यानी ये वाला सेल कि आईसीटी में स्टूडेंट 2 के क्विज 1 के मार्क्स। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्लास? अगर मैं चौथी डायमेंशन डालना चाहूं तो आपके ख्याल में क्या हो सकती है? चौथी डायमेंशन क्या होगी? मैं एक और डायमेंशन डाल सकता हूं, फॉर एग्जांपल के बैच कौन सा है। ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो वो एक अलहदा टेबल बनेगा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो एक अलहदा टेबल, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है अलहदा टेबल। यानी मेरी क्लास में इस कोर्स में कुछ तो फ्रेशमैन है जो कि बिल्कुल ही पहला सेमेस्टर है उनका, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके कोई आई थिंक कोई तीसरा चौथा सेमेस्टर होगा क्योंकि वो दूसरे स्कूल से आए हुए हैं या दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलहदा डायमेंशन डाल देता हूँ, पर ऑब्वियसली उसकी फिर तुक नहीं बनती, वो मैं जबरदस्ती का एक एग्जांपल कर रहा हूँ। ज्यादा तुक यही बनती है कि एक कोर्स का हो, कोर्स में क्विज हो और क्विज में स्टूडेंट हो, बस ये 3 डायमेंशन जो इनकी तुक बनती है। यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि मैंने जो अरे डिक्लेयर किया है वो कैसे किया है, इंट मार्क्स 2 3 4, ये मेरी डिक्लेरेशन थी। इसका क्या मतलब है कि 2 कोर्सेज हैं, हर कोर्स में 3 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट के 4 क्विजेज हैं। मैं ये चीज भी कर सकता हूं कि मैं कर दूं मार्क्स इंट मार्क्स 3 4 2। इसका क्या मतलब है कि 3 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट ने 4 क्विजेज दिए हैं और वो 4 क्विजेज जो हैं एक कोर्स 1 के हैं और एक कोर्स 2 के हैं। समझ आइए, ये मेरी लॉजिक पे डिपेंड करता है और उसके साथ फिर मेरा पूरा प्रोग्राम जो है वो फिर वेरी करेगा। ये पॉइंट समझ आया है कि मैंने पहली डायमेंशन जो है किसे रखनी है वो मेरी मर्जी है। पहला जो एग्जांपल है, पहली जो डिक्लेरेशन है, इसमें पहली डायमेंशन कोर्स है, अगली डायमेंशन स्टूडेंट है और आखिरी डायमेंशन क्विज है। दूसरी डिक्लेरेशन में पहली डायमेंशन स्टूडेंट है, दूसरी डायमेंशन क्विज है और आखिरी डायमेंशन जो है वो कोर्स है। और मैं ये भी कर सकता था, पहली डायमेंशन स्टूडेंट, दूसरी डायमेंशन पहली डायमेंशन स्टूडेंट, दूसरी डायमेंशन उसका कोर्स, कौन सा कोर्स है, पीएफ है कि आईसीटी है, और आखिरी डायमेंशन उस कोर्स का क्विज। तो वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं एज अ प्रोग्रामर क्या लॉजिक रखना चाहता हूँ। ठीक है, एज प्रोग्रामर आप डिसाइड करेंगे कि क्या लॉजिक है। आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कोड जो है सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, कॉम्प्लेक्स ना हो कोड। और दूसरा जो हमने पीछे एफिशिएंसी वाली बात की थी ना कि रो ऑर्डर लेआउट, रो मेजर ऑर्डर लेआउट है कि कॉलम मेजर ऑर्डर लेआउट है, उसके मुताबिक आप लूप्स बना लें, बस उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस क्लास? एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, अगला पॉइंट है क्लास के, लेट सपोज मैं एक गेम खेलना चाहता हूं, टिक टैक टो या जीरो काटा जो हम उर्दू में कहते हैं। तो जीरो काटा को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है अरेज के थ्रू, बाय द वे ये पॉइंट समझ लें क्योंकि मैंने आपको इसी तरह की असाइनमेंट दी है। आपने एक गेम बनानी है जीरो काटा की, तो उसे आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूजिंग एन अरे। तो आप एक 2 डायमेंशनल अरे बनाएंगे, पहली डायमेंशन रो को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी डायमेंशन जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है।
तो यानी डिक्लेरेशन क्या होगी, कैर बोर्ड 3 यानी ये एक अरे है जिसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं और हर कॉलम में एक कैरेक्टर लिखा होगा। कौन सा कैरेक्टर, या ओ या एक्स, पर वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। इनिशियलाइजेशन क्या होगी, आप एक लूप रन करेंगे 3 दफा जो कि रो के लिए है, अगला लूप रन करेंगे 3 दफा जो कि उस रो के 3 कॉलम्स के लिए, और उसमें आप सिंपली क्या कहना है, बोर्ड आई जे इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस, कि बेसिकली आपका एक अरे है जो कि खाली है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर कोई यूजर कहते हैं फॉर एग्जांपल आपका ये अरे बन गया, मैं कहता हूं कि मैंने पहली रो के दूसरे कॉलम में 0 डालना है, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, एक्चुअली छोड़ा, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैंने पहली रो के पहले कॉलम में 0 डालना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, बोर्ड 0 इज इक्वल टू ओ। अगर मैं कहता हूं कि मैंने बोर्ड के दूसरी रो के पहले कॉलम में 0 डालना है, सॉरी दूसरे कॉलम में, सॉरी बोर्ड के तीसरे रो के दूसरे कॉलम में 0 डालना है, तो वो कैसे होगा, बोर्ड 2 1 इज इक्वल टू ओ। ठीक है, और अगर ये चीज मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है तो कैसे करूंगा, तो वो वही हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया क्लास। बेसिकली लेट्स सपोज मैंने बारी करनी है, तो हम इस तरह का कोड लिख सकते हैं कि आप यूजर से पूछेंगे कि सीन करो, क्या सीन करो, रो, और फिर आप यूजर को कहेंगे सीन करो कॉलम। ठीक है, अब रो अगर 0 थी और कॉलम 0 था, तो अरे के इस सेल के अंदर आप उस यूजर की जो भी वैल्यू है, 0 है कि काटा है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लेट सपोज अब मेरी बारी है, मैं रो डालता हूं 2 और कॉलम डालता हूं 1, तो क्या होगा, अरे में इस जगह पे x लिखा हुआ आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। तो ये बेसिकली आप एक गेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग एन अरे, और आप अरे के सेल में या 0 लिख रहे हैं या काटा लिख रहे हैं। और दूसरी बात यह कि हर बारी के बाद स्क्रीन के ऊपर नजर आना चाहिए कि बारी कहां पे हुई है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल तरीका है कि आप एक लूप रन करेंगे रो के लिए, उसके अंदर नेस्टेड लूप होगा कॉलम के लिए, और आप क्या करेंगे, इस बोर्ड को सी आउट करा देंगे जो भी वैल्यू है बोर्ड की। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, पहली रो का, लेट्स सपोज ये आपका बोर्ड है, तो पहले 0 लिखा जाएगा, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर जहां पे इस लूप के बाहर आपको सी आउट एंडल करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि अब अगली आइटरेशन जब अगली रो है तो वो आगे डिस्प्ले होगी, स्पेस काटा स्पेस, फिर अगला एंडल होगा स्पेस 0 0। ये पॉइंट समझ आए कि बेसिकली प्रोग्राम के अंदर आपने एक अरे बना दिया है, जब भी यूजर कोई वैल्यू डालते हैं तो स्पेसिफाई करते हैं कि मैंने किस रो किस कॉलम के अंदर वैल्यू डाली है, तो अरे जो है उसके मुताबिक अपडेट हो जाएगा। एक दफा अरे अपडेट हो जाते, बारी हो गई है, अब उस बारी के एंड पे आप पूरे के पूरे अरे को स्क्रीन के ऊपर सी आउट करा देंगे। पहली रो पहली लाइन पे सी आउट होगी, अगली रो अगली लाइन पे सी आउट होगी, उससे अगली रो उससे अगली लाइन पे सी आउट होगी, और फिर अगले प्लेयर की बारी आएगी, वो स्पेसिफाई करेगा रो कौन सी थी कॉलम कौन सा था, उसके ऊपर काटा लिख दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल, और फिर पूरे का पूरा अरे जो है वो दोबारा से डिस्प्ले किया जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप एक 0 काटा की गेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि अभी तो हम बारियां कर रहे हैं ना, अब पता कैसे लगेगा कि गेम खत्म हो गई है, तो होगा ये कि हर बारी के एंड पे आप चेक करेंगे कि रो रो में या कॉलम में या किसी डायगोनल में कट्ठे 3 जो है 0 या 3 काटे तो नहीं आ गए। तो लेट सपोज हमने चेक, हाँ, तो उसका क्या तरीका होगा,
अगर आपने रो चेक करनी है, ये आपका अरे है, ये आपका अरे है। रो चेक करनी है तो एक चेक होगा बोर्ड 00 इज इक्वल टू बोर्ड 01 एंड बोर्ड 01 इज इक्वल टू बोर्ड 02, यानी ये तीनों सेम है तो विन कर दो। दूसरा चेक क्या हो सकता है, बोर्ड 10 इज इक्वल टू बोर्ड 11 इज इक्वल टू एंड बोर्ड 11 इज इक्वल टू बोर्ड 12, यानी ये आपने दूसरी रो को चेक किया। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी है तो आप सी आउट विन करते हैं। तीसरा चेक क्या है कि अगर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, फिर आप चेक करें कि रो 2 का कॉलम 0 इज इक्वल टू रो 2 का कॉलम 1 एंड रो 2 का कॉलम 1 इज इक्वल टू रो 2 का कॉलम 2। अगर ये तीनों सेम है तब भी आप विन कर देते हैं। ठीक है, अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि तीनों रोज में अभी आपका लाइन नहीं बनी, जीतने वाली जो लाइन होती थी। तो अब आप चेक करेंगे कि कॉलम तो नहीं तीन हो गए इकट्ठे, यानी बोर्ड 00, बोर्ड 10 और बोर्ड 20, ये तीनों सेम है तो आप विन करते हैं। नहीं है तो आप चेक करें कि बोर्ड 01, बोर्ड 01, बोर्ड 11 और बोर्ड 21, ये तीनों सेम है तो आप विन कर दें। ये भी सेम नहीं है तो फिर अगला चेक क्या होगा, ये वाला रो 0 का कॉलम 2, रो 1 का कॉलम 2 और रो 2 का कॉलम 2, इन तीनों को चेक करें। ये तीनों सेम है तो फिर भी आपका विन होता है। अगर ये भी तीन सेम नहीं है तो फिर अगली चीज क्या आती है, फिर अगली चीज आती है आप चेक करें कि डायगोनल सेम है कि नहीं, या ये वाला या ये वाला। और उसका तरीका क्या है, बोर्ड 00, बोर्ड 11 और बोर्ड 22, ये तीनों अगर सेम है तो इसका मतलब है कि आप जीत गए। और ये भी सेम नहीं है तो फिर आखिरी आपका चेक होता है बोर्ड 02, यानी ये वाला रो 0 कॉलम 2, बोर्ड 11 और बोर्ड 20 रो 2 कॉलम 0, इन तीनों को चेक करें। ये तीनों सेम है तो फिर भी आप विन होते हैं। अगर ये भी तीनों सेम नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर जहां तो आप देखेंगे कि सारे के सारे सेल फुल हो गए कि नहीं। अगर सारे फुल हो गए तो इसका मतलब है गेम खत्म होगी, कोई भी नहीं जीता। और अगर सारे सेल फुल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर अगली बारी आएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ये बेसिकली आपने करना है। साथ इसमें कोई और चेक लगाना है आपने कि ये गेम काफी होगी जो मैंने आपसे बात की है, इसमें फर्दर कोई कोड चाहिए? इसमें आपने एक और बस चेक लगाना होगा। वो क्या है, वो चेक ये है कि अगर आपने किसी प्लेयर ने लेट सपोज जहां पे कांटा डाल दिया, अब अगला प्लेयर आके इसी सेल के ऊपर 0 ना डाल दे, तो उसका चेक सिंपल होगा कि आपने कहीं पे भी बारी करनी है, आप पहले चेक करेंगे कि वहां पे एम्प्टी स्पेस है कि नहीं। एम्प्टी स्पेस क्यों, क्योंकि पिछले पेज पे हमने शो किया था कि आपने जब इनिशियलाइज करना है बोर्ड को तो एम्प्टी स्पेस पे करेंगे। तो बारी करने से पहले आप चेक करें कि स्पेस एम्प्टी है कि नहीं। अगर स्पेस एम्प्टी है तो आप वहां पे राइट कर दें, अगर स्पेस एम्प्टी नहीं है तो आप यूजर को कहेंगे कि जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, कोई और सेल स्पेसिफाई करो। ठीक है क्लास, इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ओके, और आखिरी एग्जांपल है, आप लोगों ने माइंड स्वीपर खेली होगी, ठीक है? तो माइंड स्वीपर में क्या होता था कि आप किसी एक सेल पे क्लिक करते हैं, अगर वहां पे माइन है तो आपकी गेम खत्म हो जाती है। अगर माइन नहीं है तो बेसिकली बता देते हैं कि इस सेल के इर्द गिर्द जितने भी सेल हैं, यानी अगर मैं इस सेल पे क्लिक कर रहा हूं तो बताएगा कि इन 8 सेल्स के अंदर कितने सेल के अंदर माइन है, वो काउंट बता देगा। समझ आई है? तो इस गेम को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, आप एक 2 डायमेंशनल अरे बना दें। पहली डायमेंशन जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करेगी, अगली डायमेंशन कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी,
ठीक है, लेट्स सपोज आपका बोर्ड 9 बाय 9 का था, यानी 9 रोज थी, 9 कॉलम्स थी। तो इस तरीके से आप एक इंटीजर का अरे बना देंगे। ठीक है, जिस जगह पे माइन पड़ी हुई है वहां पे आप कोई नंबर लिख दें, फॉर एग्जांपल -1। -1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे माइन पड़ी हुई है। 0 का मतलब है यहाँ पे कोई माइन नहीं है और इसके इर्द गिर्द भी कोई माइन नहीं है। अगर अरे में 1 पड़ा हुआ है किसी सेल में, तो उसका मतलब है, यानी यहाँ पे अगर 1 पड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि इन 8 सेल में किसी एक सेल के अंदर माइन है। अगर इस सेल में 2 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि इन 8 सेल्स के अंदर 2 माइंस हैं। ठीक है, और यहां पे अगर 8 पड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि यहां पे भी माइन है, यहां पे भी माइन है, इसमें भी माइन है, इसमें भी माइन है। इन सारे सेल के अंदर माइन पड़ी हुई है। ठीक है, और याद रखें कि माइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप -1 का नंबर इस्तेमाल करेंगे, या फिर कोई ऐसा नंबर जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल हो। ठीक है, यानी 1000 कर दें, 10 कर दें। अगर मैं 0 से लेके 8 तक कोई भी नंबर इस्तेमाल करता हूँ माइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 0 लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि माइन है, जो इसका मतलब है कि इसके इर्द गिर्द 0 माइंस है। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि ये माइन है या इसके इर्द गिर्द एक माइन है। पर जब आप -1 टाइप का नंबर लिखते हैं तो उससे ऑब्वियस है कि आपकी नेगेटिव माइंस तो नहीं हो सकती ना। माइंस जो है या 0 होंगी इसके नेबरिंग सेल्स में, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 0 से 8 के अलावा कोई भी आप नंबर लिखते हैं, जो भी आपका एज ए प्रोग्रामर आप डिसाइड करते हैं, वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा माइन को। ठीक है, तो मैं फिर समराइज कर दूं कि अगर आपने माइन स्वीपर बनानी है तो आप एक अरे बनाएं, इंटीजर अरे। उसका साइज जो होगा बोर्ड साइज जितना होगा। फिर आप डिसाइड करें कि किस किस सेल के अंदर माइन होगी। लेट्स सपोज 3 माइंस है, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक माइन है उसे -1 कर दें, यहाँ पे एक माइन है उसे -1 कर दें, और यहाँ पे एक माइन है इसे -1 कर दें। ठीक है, अब क्या होगा, इसके इर्द गिर्द जितने सेल हैं वहां पे आप 1 लिखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये 2 माइंस है। इसके इर्द गिर्द अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक माइन है इसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द नेबर एक माइन है, एक माइन, इसके पास 2 माइंस है, इसके पास 2 माइंस है, इसके पास एक माइन है, एक माइन है, एक माइन है, इसके पास 2 माइंस है, इसके पास 2 माइंस है। और बाकी जितने सेल हैं वो सारे 0 हो जाएंगे। बाकी सारे सेल 0 होंगे क्योंकि उनके इर्द गिर्द कोई भी माइन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक अरे है जो कि पूरे के पूरे माइन स्वीपर के बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूजर जब भी कोई वैल्यू स्पेसिफाई करेगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि रो नंबर 0, कॉलम नंबर 1, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 1 डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 1 लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि इसके नेबरिंग सेल्स में एक माइन पड़ी हुई है। और अगर यूजर इनपुट इनपुट करते हैं रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, अब क्या होगा, जब आपका प्रोग्राम चेक करेगा तो वहां पे तो -1 पड़ा हुआ था, तो गेम खत्म कर देगा और स्क्रीन पे लिख देगा, सी आउट करा देगा कि आपने माइन के ऊपर पाउंड रख दिया, गेम खत्म हो गया। क्लास ये मैं एक अरे का एग्जांपल देना चाह रहा था कि अरेज कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं किसी भी गेम को बनाने के लिए। अगर आपने लूडो बनानी है तो लूडो भी बन सकती है यूजिंग अरेज, कोई और गेम बनानी है तो वो भी बन सकती है यूजिंग अरेज, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस क्लास? आज बहुत ही खामोश थे, क्या हुआ है, कोई धुंध लग गई है दिमाग को? समझ आ गई है? एनी क्वेश्चंस? हो सर। ऑलराइट देन, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा 2 डायमेंशनल अरेज, बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। 1 डायमेंशनल अरेज सिंपल है, ये अगर आपको आ जाता है फिर आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो सेट है। और इसके बाद से जो है ना, अब आप गेम प्रोग्रामिंग और इस तरह की मुश्किल प्रोग्राम जो है लिख सकते हैं। आज से पहले तक हम सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे थे, अब हम एक्चुअल गेम्स बना सकते हैं। मेरी कोशिश होगी असाइनमेंट के अंदर भी गेम। ठीक है, क्लास टेक केयर। खुदा हाफिज।
अल्लाह हाफिज सर।